नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पंजाब में 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। कैबिनेट में नवजोत सिद्धू और मनप्रीत बादल समेत 9 मंत्री। गोवा में मनोहर पर्रिकर ने जीता विश्वास मत, पक्ष में 22 और विरोध में 16 विधायक। विश्वजीत राणे का विधानसभा और कांग्रेस से इस्तीफा। गेहूं पर आयात शुल्क हटाने का राज्यसभा में विरोध, फैसला वापस लेने की मांग। सरकार ने कहा बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। राज्यों से जुड़े विधेयकों को जीएसटी परिषद की मंजूरी, अगले हफ्ते कैबिनेट की लग सकती है मुहर। वित्त मंत्री ने कहा 1 जुलाई से लागू होने की बड़ी उम्मीद। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, 5वां प्रांत बनाने के प्रस्ताव को बताया अवैध। कहा समूचा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में शून्यकाल पर गेहूं पर आयात शुल्क हटाने का मुद्दा उठा। जेडीयू सांसद शरद यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए किसानों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। तो विपक्ष ने सरकार से गेहूं के आयात शुल्क को मुक्त किए जाने के फैसले को वापस लेने और किसानों को वाजिब दाम देने की मांग की। हालांकि सरकार ने इस मसले पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सदन में गुरुवार को किसानों की स्थिति पर चिंता जताई गई। जेडीयू सांसद शरद यादव ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया, जिस पर कई सांसदों ने उनका समर्थन किया। उन्होंने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसे आसन की ओर से शून्यकाल में उठाए जाने वाले विषय के तहत अनुमति दी गई। गेहूं के आयात को शुल्क मुक्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसान को हताशा में बाजार में औने पौने दाम पर गेहूं बेचना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से तत्काल इस मामले में दखल देने की मांग की। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रोक्योरमेंट जो है वो सीमित जगह होता है, वो पूरे देश में नहीं होता। इसके चलते देश भर में जो है वो डिस्ट्रेस सेल बड़े पैमाने पर होने वाला। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने भी इस मामले पर चिंता जताई। साथ ही गेहूं के आयात पर रोक लगाने और किसानों को उचित मूल्य देकर उन्हें प्रोत्साहित करने की मांग की। They are importing from outside at a higher price, giving our farmer less than the MSP. I think this. Now listen, sir, 1 minute. You can discuss it in the farmer suicide. general farmer suicide. किसान आत्महत्या कर रहा है, ये गलत पॉलिसीज की वजह से। इसको चेंज करे गवर्नमेंट, यहाँ इसको प्रोत्साहन दे, यहाँ जो उत्पादन हो। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा की बात कही। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश है। पिछले साल बाजार में गेहूं के बेतहाशा बढ़े दामों के मद्देनजर सरकार ने गेहूं पर लगे 25% आयात शुल्क को सितंबर 2016 में घटाकर 10% कर दिया था। हालांकि पिछले साल दिसंबर में गेहूं पर लगे 10% का आयात शुल्क हटा दिया गया था। तब से करीब 55 लाख टन गेहूं आयात किया जा चुका है। इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ करीब 9 करोड़ 66 लाख टन पैदावार होने का सरकारी अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में करीब 9 करोड़ 22 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। किसानों को आशंका है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उन्हें कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वीएम सिंह, संयोजक हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से। आपका स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरीके से किसानों की बात हुई है, मैं शुरुआत अगर गेहूं से करना चाहूं, जिसको लेकर राज्य सदन में चिंता जाहिर की गई विपक्ष की ओर से। आयात शुल्क को कम करने का प्रस्ताव सरकार की ओर से। सरकार कह रही है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एमएसपी को उन्होंने बढ़ा दिया है। हकीकत क्या होगी इसकी? हकीकत यह है कि अभी मैं सुन रहा था, कुछ सदन के अंदर लोग बोल रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहा है। इसी सदन में 3 साल पहले आंकड़े आए थे कि 2,70,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कहीं चिंतन की बात यह है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? नायडू साहब जो बोल रहे थे कि एमएसपी बढ़ा दिया है। एमएसपी बढ़ाने से और खरीदने में
बहुत फर्क है। आपकी तनख्वाह कुछ होने में या तनख्वाह मिलने में बहुत फर्क है। एमएसपी पिछली बार था 1450 रुपया, जब गेहूं आया उस समय 1100-1000 रुपया, जिसको 1200 रुपये मिल गए वो बहुत लकी खुश था। तो किसको पैसा मिल रहा है? ये गारंटी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, ये सरकार सपोर्ट कर रही है। और केंद्र सरकार, लोगों को ये वहम है कि नहीं राज्य सरकार के हाथ में है, ये नहीं, ये पॉलिसी जो है केंद्र सरकार की है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार ही तय करती है। और उसमें खरीद भी एफसीआई के थ्रू होती थी, आजकल नोडल एजेंसी है राज्य सरकारें। यानी कि राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं खरीद के लिए सिर्फ एक एजेंसी के तौर पर काम करती है, एजेंसी के तौर पे, नोडल एजेंसी के तौर पे करती है, और राज्य सरकार जितना पीडीएस में देना है उसको रखने के बाद बाकी केंद्र सरकार को देती है। ये समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, एक एमओयू होता है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। मेन चीज अब यह है कि आप आज कह रहे हो कि हम शुल्क कम कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? पिछली बार आपने जितना भी मंगाया है 10% जो हमारा होता है आपने बाहर से मंगा लिया है। 25% से 10% जो आपने शुल्क कम किया, आज उसको आप 0 कर रहे हो। जाहिर बात है और मंगाएंगे लोग। हमारा क्या प्रोडक्शन कम है? समझ में आता है कि हमारे पास प्रोडक्शन कम है तो आपको ज्यादा मंगाना है। हमारा लोकल प्रोडक्शन तो आपसे ज्यादा है, आप उसका जो है खपत नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे। और उसको कम करने की जो वजह दी गई थी, जब 25 से 10 किया गया, मुझे सरकार के कई मंत्रियों को बयान याद, उन्होंने कहा था कि गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए। लेकिन न तो आटे के दाम कम हुए और न गेहूं के दाम कम नहीं हुए ना। आने के अंदर जिनको कटौती मिल गई, जिनको पैसा मिल गया, जिनको किकबैक मिल गया, वो खुश हो गए। आज भी किसानों के घरों के अंदर गेहूं पड़ा है जो 1200 का नहीं बिकता, जबकि नई गेहूं आने वाली है। किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। आज इनको क्या चाहिए, सरकार को क्या चाहिए कि एग्री इकोनॉमी है, कृषि प्रधान देश है हमारा, इसके अंदर चाहिए कि जो हमारी लोकल है, किसान है, मिनिमम गारंटी, जैसे कहा आपने कहा हमने बढ़ा दिया रेट, रेट क्या बढ़ा दिया? हर चीज का रेट बढ़ गया है आज। फिर भी अगर आपने बढ़ाया है तो क्या बढ़ा के किसान को मिलेगा? अभी धान की, मैं अभी पीछे जो धान बिका है जी, किसान के घर में धान 11-21 जब बिका है वो बिका 1800-1900 रुपए का बासमती धान, और जब किसान के यहां से निकल गया आरती का पहुंच गया तो 3500 रुपए का। चावल वही 80 रुपया जो पहले था, अब भी 80 रुपया। पर बात केवल इतनी है कि आज मैनेजमेंट की दिक्कत है। आज ये जो नेता बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑपरेशन वाले इसमें, कि आज अगर किसान को बचाना है तो आप इंपोर्ट तब करो अगर आपके पास शॉर्टेज हो। अगर आपके पास एक्सेस है, शॉर्टेज नहीं है, बाहर से अगर और आ जाएगा तो फिर तो किसान पूरा बर्बाद हो जाएगा ना। क्या इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने के पीछे जो दलील है कि कंपटीशन बढ़ेगा, या फिर आप देखते हैं कि दलील कुछ और है, इसके पीछे की कहानी कुछ और? किससे कंपटीशन है? इंपोर्ट कौन कर सकता है? किसान इंपोर्ट कर सकता है? पूंजीपति करेंगे ना। जब पूंजीपति हावी होना चाहेंगे, मैं बाहर से 1200 में लेके आ रहा हूं तो मैं 1210 दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। मैं बाहर से 1000 में ला रहा हूं तो मैं 1050 दूंगा मैं, तो किसान तो दब जाएगा ना। किसान को तो खत्म होने की बात हो रही है पूरी की पूरी। किसान का भला नहीं होने वाला इसमें। हाँ, आपको मैं कह सकता हूं कि अगर आपको किसी स्टेज पे लगता है हमारा गेहूं कम है, हमें चाहिए, उस शक्ल पे आप हाई सी से ले सकते हो, 24 घंटे में आ सकता है। आज आपको हमारी फसल आने से पहले, जबकि फसल पिछले साल से हमारी फसल 10% ज्यादा आने की उम्मीद है। सरकार के खुद आंकड़े हैं कि इस बार बम्पर फसल जी बिल्कुल आने की उम्मीद है। पिछले साल और उससे पिछले साल तो हमारी फसल बर्बाद हो गई थी। ओलावृष्टि हुई थी 2015 में, आपको याद है जी। कितनी भयानक था, कितना बुरा हाल था। उसके बाद भी हमारे पास पैदावार काफी थी। पर आज ऐसा क्या हो गया है कि आपको बाहर से लाने की दिक्कत आ रही है? जैसे आपने कहा, हो सकता है कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हों, बाहर से क्योंकि आता है एक किकबैक मिलता है। एक बड़ी आशंका जो वीएन सिंह साहब कह रहे हैं लोग, मैं उस पर भी चाहूंगा आपका जवाब, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं उन संगठनों के साथ और अदालत में लड़ाई लड़ते हैं किसानों के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की नीतियां गेहूं को लेकर अब दिख रही हैं हाल के कुछ वर्षों में, वो कमोबेश किसानों की उसी हालत में खड़ा कर देंगी जो कि गन्ना किसानों का हुआ है। क्या वाकई ऐसा कुछ है? हो रहा है ना। मैंने आपको धान का बताया, धान का है, गन्ना का है, गेहूं का है, आलू का है, प्याज का है। आज किसान मुझे बताइए, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो केवल कहने के लिए है।
या आलू के अंदर प्याज में मिनिमम इंटरवेंशन प्राइस तो है, कहने के लिए है। कौन दे रहा है आज? हाथी का दांत दिखाने के और कहने के और। तो फिर जवाबदेही किसकी है अगर किसानों को नहीं, क्योंकि सरकार तो कह रही कि हम अनाउंस कर सकते हैं, देने का काम राज्य सरकार है, दूसरी एजेंसी। देखिए, मैं केवल एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आज की तारीख में सरकार को संयम से काम लेना पड़ेगा, खासतौर पर यूपी की जीत के बाद। आज लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। हम जैसे लोग भी मानते हैं कि अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं मिलेगा और सरकार वाकई काम करेगी। अगर काम करें तो कई चीजें जो आपको नहीं मालूम होंगी। उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन में कहा कि 14 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट हो जाएगी। आपको मालूम होगा 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, 14 दिन में जब गन्ने की पेमेंट नहीं हुई, वो ब्याज जो कोर्ट के कहने पे मिला था उसको राज्य सरकार ने अपना एक ऑर्डर लाकर, कैबिनेट डिसीजन लाकर खारिज कर दिया कि किसानों को जो ब्याज मिलना है मिल माल को द्वारा नहीं मिलेगा, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। यूपी गवर्नमेंट का फैसला जो था उसको रद्द कर दिया। मतलब क्या हुआ कि अब किसान को 14 दिन के बाद पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कोर्ट का आदेश 15% ब्याज मिलेगा। इनको 10% पे कर्जा मिलता तो एक दिन भी रोकेंगे। तो मोदी जी जो कह रहे हैं उनकी बात को ताकत मिलेगी। तो इनको चाहिए ऐसे फैसले हैं, धान के फैसले हमारे पास है, गेहूं के फैसले हमारे पास है, सब पड़े हैं, उनको लागू करें। नहीं, आप करेंगे नजीर अदालत ने खींच दी है, सिर्फ उसके लागू करें। आज की तारीख में दोनों सरकारें आपके पास हैं। अगर आप किसान का हित करना चाहते हो और वाकई देखना चाहते हो कि नहीं, कृषि प्रधान देश के अंदर किसान जो है सर्वप्रिय है, तो इसमें करिए ना। केवल ये मत करिए कि जो किसान विरोधी ताकतें हैं उनको ताकत मत दीजिए। आज जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो किसान विरोधी ताकतें हैं ना, हमें दबाएंगे ना वो। अगर आपके पास चीनी फालतू है और आप और ऊपर से आ जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी आप कम कर देंगे तो किसान दब जाएगा, रेट और कम हो जाएगा। वही है गेहूं का हाल, वही है धान का हाल। किसान को धान का मिलता नहीं है पर व्यापारी धान का वही 80 रुपए 90 रुपए बेच रहा है। इन चीजों के लिए आदेश बहुत है, नीति चाहिए और लागू करने की। और जो नीति भी है पर नीति के साथ साथ नियत चाहिए लागू करने की। उम्मीद करते हैं सिंह साहब, जो तमाम कोर्ट के फैसले आपने कहे हैं उनको सरकार लागू करे और किसानों के हित में उन फैसलों को देखते हुए लागू करे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब की कमान संभाल ली। चंडीगढ़ में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवजोत सिंह सिद्धू और मनप्रीत बादल समेत 9 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरिंदर सिंह को बधाई दी है। मनप्रीत सिंह बादल को वित्त मंत्रालय जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। 10 साल बाद पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंडीगढ़ में हुए समारोह में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। I, Amarinder Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Chief Minister for the state of Punjab. अमरिंदर सिंह के अलावा 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों में ब्रह्म मोहिंद्रा, नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल के अलावा तृप्त राजेंद्र बाजवा, साधु सिंह धर्मकोट, राणा गुरजीत और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। 2 महिला विधायकों अरुणा चौधरी और रजिया को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं, वो हम जब काम शुरू होगा कल तक या मंडे से, तो ये सारी बातें हम लेके आएंगे और जल्दी ही जो पहले कैबिनेट में कई इसमें मसले हैं जो बोर्ड को पास करेंगे।
शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पंजाब में हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भरोसा किया है और अमरिंदर सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। दिल से अमरिंदर सिंह जी और हम सब पंजाब के लिए काम करें। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 20 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रही। वहीं शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 18 सीटें ही हासिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने आसानी से शक्ति परीक्षण में विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके विरोध में 16 जबकि पक्ष में 22 विधायकों ने वोट डाले। विश्वास मत हासिल करने के बाद पर्रिकर ने कांग्रेस के जोड़तोड़ के दावों का खंडन किया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पैसे का इस्तेमाल कर सरकार बनाने के आरोप लगाए। इस बीच एनसीपी ने पर्रिकर के पक्ष में वोट करने के लिए पार्टी विधायक चर्चिल अलेमाओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में पर्रिकर को 22 विधायकों का समर्थन मिला। बीजेपी के 12 विधायकों के साथ ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3-3 विधायकों ने विश्वास मत के पक्ष में वोट किया। एनसीपी के 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी पर्रिकर के पक्ष में वोट किया। विश्वास मत हासिल करने के बाद पर्रिकर ने कहा कि विरोधियों ने जो भी आरोप लगाए वो सारे गलत साबित हुए। 23 on our side. We had claimed it right in the beginning and we proved on the floor of the house that 23 stood by us. The first one to have a coalition with 10 members from my side which lasted for full term. सरकार के विरोध में कांग्रेस के 16 विधायकों ने वोट किया। वहीं कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। बाद में उन्होंने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। I have today submitted my resignation as a member of the assembly after taking oath, and I have also submitted my resignation as a member of the primary member of the Congress party. इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर धन बल से सरकार बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में चुनाव जीती थी। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया। मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की है। गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 13 सीट जीतने वाली बीजेपी ने राज्यपाल के सामने 22 विधायकों के समर्थन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया था। कांग्रेस ने इसे गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ लेने पर रोक लगाने से मना कर दिया था, लेकिन 16 मार्च तक शक्ति परीक्षण करने का आदेश दिया था। पहले राज्यपाल की ओर से शक्ति परीक्षण के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया था। मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस बीच बीजेपी के विधायकों की 18 मार्च को लखनऊ में बैठक होगी। पार्टी के महासचिव विजय बहादुर ठाकुर के मुताबिक विधायकों की बैठक में विधायक दल के नेता का चयन होगा। उधर उत्तराखंड में बीजेपी के विधायकों की कल देहरादून में बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण 18 मार्च को 3 बजे होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने ये जानकारी दी। 17 तारीख को 3 बजे हमारे विधानमंडल दल की बैठक देहरादून में होगी और सभी विधायकों को हमने देहरादून में बुला लिया है। और परसों 3 बजे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जिनका भी चयन होगा वो शपथ लेंगे। चुनाव आयोग का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को लेकर आयोग ने बीएसपी प्रमुख मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के नतीजों के आधार पर इन दोनों नेताओं ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की ओर से ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई शिकायत नहीं मिली। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसी कोई भी सबूत पेश नहीं किए हैं जिससे ये समझा जा सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई थी। एआईएडीएम के नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसमें ओ पनीरसेल्वम गुट की ओर से चुनाव चिन्ह पर दावे को गलत बताया गया। पार्टी नेता
एम थम्बिदुराई ने साफ किया कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने महासचिव पद के लिए नए चुनाव कराने की मांग का विरोध किया। पनीरसेल्वम ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात कर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा जताया था और महासचिव पद पर शशिकला की नियुक्ति को अवैध बताया था। दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य जीएसटी और केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी बिल को मंजूरी दी गई। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में जीएसटी, आईजीएसटी और मुआवजा के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी गई थी। सरकार अब अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में जीएसटी बिलों को मंजूरी दे सकती है और संसद के मौजूदा सत्र में ही जीएसटी बिल को पारित कराने की तैयारी है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 31 मार्च को होगी। To all the 5 legislations, that is the CGST, IGST, SGST, compensation and the UTGST law. So all these laws now stand approved. Laws under the constitutional amendment approved by the cabinet, by the GST council, will now be taken to the cabinet, and after the cabinet's formal approval, they'll be introduced in the Lok Sabha. एसबीआई के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य के किसानों की कर्ज माफी पर दिए बयान का विरोध तेज हो गया है। मुंबई में एसबीआई के जोनल ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अरुंधति ने कल किसानों के कर्ज माफी योजना पर ऐतराज जताया था। उनके मुताबिक ऐसी योजनाओं से बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है और कर्ज माफी की उम्मीद में किसान कर्ज लौटाने के लिए अगले चुनाव तक का इंतजार करते हैं। भारत ने श्रीलंका नौसेना की कथित गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की मौत पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत की चिंताओं का ध्यान रखते हुए श्रीलंका ने इस मामले की जांच शुरू की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज संसद को बताया कि श्रीलंका में कैद सभी मछुआरों की रिहाई हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई की कोशिशों पर बयान दिया। विदेश मंत्री ने बताया कि श्रीलंका नौसेना की ओर से कथित तौर से भारतीय मछुआरे की हत्या का मुद्दा पड़ोसी देश के साथ उठाया गया है। श्रीलंका नौसेना ने फायरिंग से इनकार किया है। इसके बावजूद भारत ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार गोलीबारी की जांच कर रही है। The government of India accords the highest priority to promote the well-being, safety and security of our fishermen. We have strongly conveyed to Sri Lanka that the use of force cannot be justified under any circumstances. विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में फिलहाल 301 भारतीय मछुआरे कैद हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 77 मछुआरों की कस्टडी की बात ही मान रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में मछुआरों की पहचान और रिहाई के लिए एक तंत्र बना हुआ है। साथ ही मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के बारे में भी जागरूक किया जाता है। The Indian Coast Guards have also been undertaking enhanced patrolling in the Indian waters, including to safeguard the interests of the Indian fishermen and keep them out of harm's way. The government continues to monitor the status of the Indian fishermen in Pakistan custody with a view to secure their early release and repatriation. बीते दिनों श्रीलंका नौसेना ने भारतीय मछुआरों की एक नौका पर कथित तौर से गोलीबारी की थी। इसमें एक मछुआरे की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने 4 मार्च को 70 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। पंचानन मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और स्थिति को बदलने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं होगी। उनका बयान उन खबरों के बाद आया है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी कर रहा है और सरताज अजीज की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस बारे में प्रस्ताव दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस तरह के किसी भी कदम को अवैध करार दिया है। The entire state of Jammu and Kashmir is an integral part, has been an integral part and will be an integral part of India. And no attempt, no unilateral attempt or a step to change that or attempt to change that would have any legal basis whatsoever, and of course it will be entirely unacceptable. नेपाल के उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल सीमा पर ताज़ा हालात पर चर्चा की। गृह मंत्री ने लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा के पास एक नेपाली नागरिक की मौत पर दुख जताया। गृह मंत्री ने बताया कि भारत इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रहा है
आरोप है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की गोलीबारी में नेपाली नागरिक की मौत हुई। हालांकि एसएसबी ने गोलीबारी से इनकार किया है। गृहमंत्री ने एसएसबी और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के बीच संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके यात्रा प्रतिबंध मामले पर कोर्ट से फिर झटका लगा है। आदेश लागू होने के एक दिन पहले ही मैरीलैंड और हवाई की अदालतों ने इस पर रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा बैन के प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले इस पर रोक लगा दी गई। हवाई कोर्ट का कहना है कि संशोधन के बाद भी आदेश भेदभावपूर्ण है। ये अमेरिका के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों के खिलाफ है। We felt compelled to assure that we will not tolerate discrimination on the basis of national origin or religion, because that truly goes against the very essence of what makes Hawaii a very special place. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं। साथ ही शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये आदेश गुरुवार रात से लागू होना था। इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप के इसी तरह के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही और वक्त ब्रेक का है। रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।